तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2017 में रिलीज हुई एक सच्ची घटना पर आधारित एडवेंचर थ्रिलर मूवी सिक्स बिलो मिरेकल ऑन द माउंटेन। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसी मजेदार मूवी एक्सप्लेन करते रहें। आज हम आपको एक ऐसी मूवी की कहानी बताने जा रहे हैं जो हमें ये सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एरिक एक रिटायर्ड हॉकी प्लेयर होता है। वो एक बर्फीले तूफान में 8 दिन तक फंसा रहता है, फिर भी वो हार नहीं मानता। पूरी कहानी जानने के लिए और ये जानने के लिए कि एरिक के साथ आखिर में क्या होता है, इस वीडियो को एंड तक देखिए। मूवी स्टार्ट होती है एरिक लेमार्क के साथ। हमें बताया जाता है कि कितनी बुरी तरह से वो एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है। 6 फरवरी 2004 एरिक एक विंटर केबिन में रह जाता है। जब वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तब रेडियो में ये बताया जाता है कि आज दोपहर को एक बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन एरिक को इस बारे में पता नहीं होता। एरिक को अपने पुराने एक्सीडेंट याद आती है कि कैसे वो हाल ही में गिरफ्तार हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिक अपने नशे की आदत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एरिक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रूम से बाहर आकर फिर से नशीला पाउडर लेने लगता है। जब वो बाहर खड़ा हुआ था तभी तेज हवा के चलते केबिन का दरवाजा बंद हो जाता है। एरिक उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका होता है और एरिक गुस्से में दरवाजे को जोर से किक मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है, जिससे वो नजरअंदाज कर देता है। लेकिन आगे चलकर ये छोटा सा घाव उसे परेशान करने वाला होता है। थोड़ी देर बाद वो स्नोबोर्डिंग के लिए जाता है। जो बस उसे स्नोबोर्डिंग वाली जगह पर ले जाती है वो छूट जाती है। एरिक एक अनजान लड़की से लिफ्ट लेता है जिसका नाम सारा होता है और वो एक स्की पेट्रोल ऑफिसर होती है। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो सारा के काम करने की जगह होती है। एरिक ट्रॉली राइड से पहाड़ों पर पहुंचता है और वहां भी थोड़े ड्रग्स लेता है। एरिक उसके बाद स्नोबोर्डिंग करने लगता है। वो बहुत मजे कर रहा होता है। और ध्यान नहीं देता कि मौसम बदल रहा है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि वो अपने ड्रग की आदत से बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ सारा को मौसम की खबर मिलती है और पहाड़ों पे उनके स्टाफ को भी कॉल करके पहाड़ों पर जाने के रास्ते को जल्दी बंद करने का कहती है। एरिक स्नोबोर्डिंग जारी रखता है, इसके बावजूद कि उसे अब सब धुंधला दिखने लगा है मौसम की वजह से। जब वो वापस जाने का सोचता है तब तक मौसम बहुत खराब हो चुका होता है और स्की ट्रैक्स पे बर्फ जम चुकी होती है, जिससे उसे वापस जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता। वहाँ पर फोन के नेटवर्क्स भी उसे नहीं मिलते। एरिक को समझ आ जाता है कि वो अब खो गया है और चलते चलते वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। टेम्परेचर तेजी से नीचे गिर रहा होता है और वो माचिस जलाने की कोशिश करता है ताकि आग जला सके, पर ऐसा नहीं कर पाता। इस समय उसे अपने बचपन की याद आती है, जब उसके पापा उसे हॉकी खेलना सिखाते थे और कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हार नहीं माननी है। वो उठता है और स्नोबोर्डिंग करके एक दूसरे पहाड़ पे जाने की कोशिश करता है, पर वो एक पहाड़ के कोने पर अटक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए और चलता रहता है। उसे अचानक कुछ भेड़िए मिलते हैं जो उस पे गुर्राते हैं। वो अपना स्नोबोर्ड ऊपर उठाता है और चिल्लाने लगता है, जिससे भेड़िए डर के भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसे चारों तरफ से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वो भागने लगता है जब तक वो उन आवाजों से दूर नहीं चला जाता। वो एक गड्ढा खोदता है और उसके अंदर सो जाता है ताकि वो गर्म रह सके। यहाँ वो सो जाता है और उसे फिर से उसके पास्ट की एक बात याद आती है, जब उसके माँ बाप लड़ रहे होते हैं। उसकी माँ कह रही होती है कि एरिक को एक नॉर्मल बचपन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो हर समय हॉकी सीखता रहता है। एरिक का शराबी बाप कहता है कि वो अपने बेटे को अपनी तरह हारा हुआ नहीं बनाना चाहता। अगली सुबह जब एरिक की नींद खुलती है तो वो वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। वो फिर से स्नोबोर्डिंग से दूसरे पहाड़ पर जाने की सोचता है, पर फिर ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां से कोई रास्ता नहीं है। उसे अपने पास कैंडीज का एक बैग मिलता है और वो अपने ड्रग ढूंढने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है वो बर्फ के पानी में गिर जाता है और अपने कैंडी के बैग को बचाने की कोशिश करता है। कैंडी के बैग को पकड़ने के बाद वो तैरकर बहुत मेहनत करके बाद में ऊपर आता है।
उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। वो चलते चलते बेहोश होने की हालत में पत्थरों के एक ढेर के पास आकर रुक जाता है। उसे लगता है कि अगर वो अपने गीले कपड़े पहन के रखेगा तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और इसलिए वो कपड़े उतार कर बैठ जाता है। वो ये भी देखता है कि गिरने की वजह से उसके पैर में घाव हो चुका है, जो और गहरा हो रहा है। ऐसे कमजोरी के समय में वो ड्रग्स लेने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि यहाँ से जिंदा बचने के लिए उसे अपना दिमाग सही रखना होगा। वो सारी ड्रग्स जमीन पर फेंक देता है। इस समय उसके जैकेट में लगा थर्मोमीटर -20 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा होता है। रात हो जाती है। अभी भी वापस जाने का उसका इरादा पक्का होता है। वो अपने कपड़े उठाता है, तभी देखता है कि ऊपर एक रिजॉर्ट दिख रहा है और उसकी तरफ कुछ लाइट्स चमकती हुई दिख रही है। एरिक ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस रात सोते समय वो रिजॉर्ट की लाइट की तरफ देख रहा होता है और सुबह उठने के बाद जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि 2 दिन हो गए थे और उसने कुछ खाया नहीं था। उसे आगे बढ़ने में मुश्किल होती है और अचानक वो खून की उल्टी करने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है और अगले दिन तक वहीं पड़ा रहता है। अब उसको खोए हुए 4 दिन हो चुके थे। वो उठता है और देखता है कि उसका एक शॉक उसके पैर के घाव से चिपक चुका है। एरिक उसे निकालने की कोशिश करता है और उसके साथ उसका थोड़ा सा मांस भी बाहर आ जाता है। दर्द होने के बावजूद वो चलना शुरू करता है और जो रिजॉर्ट उसने कल रात देखा था वहां जाने की कोशिश करता है। अचानक उसे पता चलता है कि उस जगह पर कोई रिजॉर्ट है ही नहीं और उसे रात को वहां रिजॉर्ट होने का सिर्फ भ्रम हो रहा था। जब रात होती है तो वो एक पेड़ के पास बैठ जाता है, ये सोच के कि शायद मोबाइल में नेटवर्क मिल जाए, लेकिन उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई होती है। उसी दौरान उसकी माँ उसे एक मैसेज भेज रही होती है कि वो उसके इस नशे से रिकवरी के समय में उसके साथ रहना चाहती है। तभी वो पुराना समय याद करती है जब एरिक छोटा था और वो उसे गोद में उठाती थी। और उधर एरिक को 5 दिन हो गए। जब एरिक अपने घाव को दोबारा देखता है तो वो और खराब हो चुका होता है। सॉक्स फिर से उसके घाव से चिपक गया होता है और जब वो उसे खींच कर निकालता है उसका थोड़ा मांस बाहर आ जाता है और वो अपने ही सूखे मांस को खाने लगता है। जब ऐसा होता है तो उसे अपने पास्ट की एक और बात याद आती है, क्योंकि वो अपने हॉकी प्लेयर की नौकरी को खो चुका होता है। अपने सारे पैसे ड्रग्स में गवा दिए होते हैं। वो गुस्से में अपने फर्नीचर तोड़ रहा होता है और तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। अब इस तरफ एरिक अपना एक ऐसा डिवाइस निकालता है जिसमें से कुछ रेडियो सिग्नल निकलते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई उसकी मदद करने आ जाए। अब एरिक का 6 दिन होता है। एरिक की माँ एरिक के एक दोस्त को फोन लगाती है, ये पूछने के लिए कि एरिक कहाँ है, क्योंकि DWI के लिए वो अदालत नहीं आया। फिर उसकी माँ को एरिक के विंटर केबिन का एड्रेस मिलता है और वो खुद वहां जाने का सोचती है। दूसरी तरफ एरिक एक बर्फीले तूफान के बीच में होता है, इस उम्मीद के साथ कि किसी को उसका रेडियो सिग्नल मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। 7वें दिन पे एरिक की माँ उसके विंटर केबिन पहुंचती है और देखती है कि सारा खाना बर्फ से जम चुका होता है, जिससे पता चलता है कि एरिक ने बहुत समय से हीटर चालू नहीं किया है। इसके बाद वो सीधे स्की पेट्रोल स्टेशन जाती है और सारा को बताती है कि उसे लग रहा है उसका बेटा गुम हो चुका है। जैसे ही सारा को एरिक की माँ उसकी तस्वीर दिखाती है, सारा उसे पहचान लेती है और एक सर्चिंग रेस्क्यू टीम भेजती है। वो एक हेलीकॉप्टर में बैठती है और एरिक को ढूंढने निकल जाती है। वहाँ पहाड़ों पे एरिक अब भी चल रहा होता है और रेडियो सिग्नल मिलने की उम्मीद करता है। अचानक उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। वो एक खुले जगह तक रेंग कर जाता है, पर सारा उसे नहीं दिख पाती और निकल जाती है। हेलीकॉप्टर बिना एरिक को ढूंढे वापस आ जाता है और एरिक जमीन पर लेट जाता है निराश होकर। तभी उसे अपनी माँ की याद आती है और वो सोचता है कि उसे हार नहीं माननी है, क्योंकि उसकी माँ ये कभी नहीं चाहेगी। स्टेशन पे एरिक की माँ वहाँ रात बिताने की सोचती है। सारा भी वही होती है और एरिक की माँ को बताती है कि शाम को उसे रेस्क्यू टीम को वापस बुलाना होगा, क्योंकि वहाँ की स्थिति सही नहीं होती। 8वें दिन पे एरिक अपना सूखा हुआ मांस खाता है और फिर रेडियो सिग्नल ढूंढने लगता है। स्टेशन पे हेलीकॉप्टर का पायलट सारा से कहता है कि रेस्क्यू टीम भेजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना खराब मौसम उन्होंने बहुत समय बाद देखा है और 4 दिन से ज्यादा वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर सारा को भी लगता है कि एरिक शायद उन्हें मरा हुआ मिले,
दूसरी तरफ एरिक को रेडियो में रेस्क्यू टीम की बातें बहुत धीमी सुनाई देती हैं। इससे वो पहाड़ की चोटी पर आगे बढ़ने लगता है और रेडियो की बैटरी बहुत कम बची होती है। क्योंकि उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं होती है, वो जमीन पर गिर जाता है। उसे रेडियो से और आवाजें आने लगती है। तभी एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एरिक अपने साथ के हॉकी प्लेयर से बात कर रहा होता है। वो प्लेयर उसे कहता है कि वो बहुत जल्दी हॉकी का चैंपियन बन जाता अगर वो ड्रग्स के चक्कर में नहीं फंसता। फिर एक और बात याद आती है, जब उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे तभी वो अपनी माँ को रेडियो से एक मैसेज भेजता है जब रेडियो में बस 2% की बैटरी होती है, ये बिना जाने कि उसकी माँ सुन पाएगी या नहीं। वो उस मैसेज में कहता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है और फिर बेहोश हो जाता है। स्टेशन में एक आदमी सारा को बताता है कि उन्हें पहाड़ों से एक रेडियो सिग्नल मिला है। सारा उसी समय हेलीकॉप्टर में बैठती है और रेस्क्यू टीम सिग्नल वाली जगह पर जाने लगती है। 11-4-1-3.0 Hey, got it. Up on that ridge, 2 o'clock. और आखिर में उन्हें एरिक बेहोशी की हालत में मिल जाता है। टीम एरिक को वापस ले आती है और उसकी मदर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास आकर उसे गले लग जाती है और यही मूवी खत्म होती है और हमें प्रेजेंट डे में रियल एरिक दिखते हैं जहां वो बच्चों को अच्छी बातें बता रहा है। उसके दोनों पैर कट चुके होते हैं पर फिर भी वो पहले से बेहतर जिंदगी जी रहा होता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।